नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार को अपने पाले में लाना भी शुरू कर दिया है। चीन ने हाल ही के वर्षों में बेल्ट एंड रोड इनिटिएटिव के तहत म्यांमार में एक बड़ा निवेश किया है। तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज हुई म्यांमार की सेना को भी चीन का संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि चीन अब म्यांमार की नौसेना को एक पनडुब्बी गिफ्ट देने के बाद अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। चीन की इस नई चाल का खुलासा होते ही भारत के कान खड़े हुए हैं। वजह है म्यांमार की सेना के समर्थन के नाम पर चीन कहीं इस ड्राई डॉक का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के पूर्वी छोर पर सुरक्षा की चुनौती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड भी अंडमान और निकोबार द्वीप पर इसी इलाके में स्थित है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेपाल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम भी बंगाल की खाड़ी से ही सटा हुआ है। ऐसे में इस इलाके में चीन की उपस्थिति से भारत को सीधा सीधा खतरा हो सकता है। तो कितना बड़ा है ये खतरा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें कि चीनी नौसेना इन दिनों म्यांमार नेवी की शिपयार्ड में एक विशाल ड्राई डॉक का निर्माण किया है। 40,000 टन का ये ड्राई डॉक यंगून नदी पर थिलावा शिपयार्ड के उत्तर में एक ग्रीन फील्ड साइट में बनाया गया है। निर्माण कार्य के विश्लेषण के आधार पर यह बताया गया है कि यह फैसिलिटी मिलाकर कुल 150 मीटर चौड़ी और 400 मीटर से अधिक लंबी है। इस फैसिलिटी का मुहाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सकरा बनाया गया है, लेकिन इसका आकार म्यांमार की नौसेना के युद्धपोतों की तुलना में बहुत बड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से अटकलें लगाई जाएंगी कि क्या म्यांमार बड़े युद्धपोतों की योजना बना रहा है। और आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत दक्षिण कोरिया के पास है। यूएमएस नाम का ये युद्धपोत सिर्फ 125 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। आज के दौर की बात की जाए तो दुनिया के लगभग सभी देश बड़े बड़े विध्वंसक युद्धपोतों की जगह पर छोटे आकार के फ्रिगेट्स को महत्व दे रहे हैं। ऐसे में म्यांमार जैसे गरीब देश में इतना महंगा और बड़ा युद्धपोत बनाने की सोच भी नहीं सकता है। तो क्या ये वाकई में चीन की चाल है? क्या चीन भारत को अब चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है और क्या प्लानिंग है उसकी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में। राजेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चूंकि चीन लगातार ये प्रयास में है कि कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम एक बनाया जाए कि भारत को चौतरफा घेर के अपनी स्ट्रेटजी मजबूत कर ली जाए। अगर भारत कोई कदम उठाता है या भारत पर हमें कोई कदम उठाना है तो हम मजबूती के साथ टूट पड़े उस पर। जी, ऐसा है कि चीन की महत्वाकांक्षा सारी दुनिया के सामने है और चीन की सारी महत्वाकांक्षा की शुरुआत जो है तभी आगे बढ़ सकती है जब वो एशिया में, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 राजेश जी। हाँ हाँ, जब एशिया में वह जो है निर्विवाद एशिया का नेता बने और एशिया का नेतृत्व उसके हाथ में भारत के कमजोर हुए बिना जा नहीं सकता, या भारत उसके लिए एशिया में सबसे बड़ी चुनौती है। जापान एक आर्थिक शक्ति है, लेकिन जापान की भौगोलिक और रणनीतिक कारणों से जापान जो है एशिया में चीन को उस तरह चुनौती नहीं दे सकता है। तो यदि दुनिया का नेता चीन को बनना है तो उसकी शुरुआत तो पहले अपने कॉन्टिनेंट से होगी और कॉन्टिनेंट एशिया का नेता बनना होगा चीन। अभी देखिए कि उसी रणनीति के तहत बांग्लादेश के साथ, उसी रणनीति के तहत नेपाल के साथ, अभी हाल में भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान उसका पहले से करीबी दोस्त है, और म्यांमार के साथ, ये जितने भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी देशों में उधार देकर, निवेश कर कर, उन्हें जो है हथियार देकर जो है चीन लगातार अपनी उपस्थिति और उन देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध को बेहतर कर रहा है। इसका उद्देश्य दोनों है। एक, चीन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है तो वो उसका व्यापार का हित भी पूरा हो रहा है और साथ साथ भारत को घेरने की रणनीति पे भी वो आगे बढ़ रहा है। म्यांमार जो है अप्रोक्स जो है, हम जानते हैं कि साउथ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का जो है ये
सबसे बड़ा कंट्री है। लगभग जो है 6,78,000 के आसपास जो है इसका एरिया है और अप्रोक्स जो है 5.44 करोड़ इसका पॉपुलेशन है। लेकिन म्यांमार की इकोनॉमी बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, 258 बिलियन की केवल इकोनॉमी है। यदि म्यांमार के साथ भारत का संबंध जो है वहाँ के लोकतांत्रिक सरकारों के साथ भी और वर्तमान में जो सैनिक सरकार है उनके साथ भी हमारा पिछले कई दशकों से बेहतर संबंध रहा है। तो एक इतनी छोटी इकोनॉमी जिसकी कुल इकोनॉमी जो है आपके भारत के कई राज्यों से भी छोटी है, उस देश को यदि हम चीन के फोल्ड में जाने दे रहे हैं या बांग्लादेश आज यदि उसके तरफ झुक रहा है या श्रीलंका झुक रहा है, तो कहीं न कहीं से हमारा नेतृत्व भी जो है वो उसकी चूक हो रही है। क्योंकि इन देशों की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि भारत जो है हमारे पास एक विशाल जो है भंडार है फॉरेन रिजर्व का, अप्रोक्स हम जानते हैं कि $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। तो हम उस फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल यदि देश को आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो भारत की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। और अंततः जो आप अपने आसपास के देशों को दो तरह से पैसे दे सकते हैं, एक उधार देकर जो लॉन्ग रन में वापसी हो जाती है, और दूसरा तरीका है कि कुछ डोनेट करके। तो हमें जो है म्यांमार के मामले में जो हो रहा है उसमें हमें आगे बढ़ना होगा। यही चीज हमें श्रीलंका के साथ करना पड़ेगा। अभी श्रीलंका जो है उसके साथ जो है डेप्थ में फंस गया है, तो यदि हम उसको इस चाइना के डेप्थ के मामले में मदद कर दे तो श्रीलंका को पुनः हम अपने वैसे श्रीलंका के साथ हमारे बेहतर संबंध है, लेकिन और भी हम बेहतर संबंध कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो है ना, वो लुक ईस्ट पॉलिसी की जो बात थी ना, उधर आसियान के देशों की तरफ तो हम देख रहे हैं, लेकिन आसियान में देखना हो या दुनिया के G20 में या किसी अन्य जो है टेबल पे प्लेटफॉर्म पे जाके हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने भारत के उन देशों को जिनसे हम और म्यांमार के साथ बड़ी लंबी सीमा रेखा भारत साझा करता है, तो हम म्यांमार के मामले में और देखिए कि सबसे बड़ा जो अभी इशू होने वाला है कि भारत का एकमात्र जो हमारा थिएटर कमांड है अभी सेना का, वो अंडमान निकोबार में और वो म्यांमार के साउथ में, और वो हमारे खतरे में पड़ जाएंगे। हमारा जो ईस्टर्न नेवल बेस है विशाखापट्टनम, उस तक को प्रॉब्लम हो सकता है। तो म्यांमार में चाइना की उपस्थिति तो जो है भारत के लिए बहुत ही दुष्परिणाम सामने लेके आ सकता है। तो हमें इस चिंता की बात होनी चाहिए हमारी सरकार के लिए, और इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक चूक भी इसे कह सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे बेहतर संबंध है, और उन पर अगर दुश्मन नज़र गड़ा रहा है, तो वाकई ये चिंता का विषय तो है। अगर बात करें सौरभ जी, अगर इसको दो तरीके से हम लेते हैं, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि चलिए चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे मित्रता बढ़ा रहा है। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि चाइना भी अब सोच रहा हो कि चलिए भारत हमेशा अपने आसपास के देश, जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी मदद करता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, उनकी मदद करता है, और उसी तरह से मैं भी इस तरह से इनकी मदद करूँ। क्या उसका एक अच्छा पक्ष भी हो सकता है, या वाकई उसकी जो नीयत है वो ठीक है ही नहीं? दिनेश, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि दक्षिण कोरिया के पास सबसे बड़ा युद्धपोत है। हमें गौर करना होगा, भारतीय सुरक्षा बल के अधिकारियों के अभी दौरे हुए हैं, कहाँ हुए हैं? जाहिर तौर पर दक्षिण कोरिया से हमारी बातचीत चल रही है, दक्षिण कोरिया जाकर हमारे सुरक्षा बल दौरे कर रहे हैं, और जल्द ही शायद दक्षिण कोरिया के साथ में गठबंधन और सुरक्षा के लिहाज से गठबंधन को लेकर हमें कोई नई खबरें सुनने को मिले। दूसरी बात कि चाइना कहता कुछ है और करता कुछ है। चाइना की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, क्योंकि चाइना ने अभी एक हिंदी वेबसाइट शुरू की है जिसमें वो अपनी पॉलिसी बताने के लिए ईगर रहता है, और सरकार का एक तरह से ग्लोबल टाइम्स की तरह कहें तो मुखपत्र में उस वेबसाइट को कहूंगा। और हिंदी में चाइना की इस तरह की वेबसाइट शुरू होने का मतलब यही है कि भारत पर उसका फोकस है और वो भारतीयों को अपनी पॉलिसी बताना चाहता है। और किस तरह से वो अपनी पॉलिसी का प्रचार प्रसार कर रहा है, उस वेबसाइट पर मैंने देखा, ये भी देखने योग्य है। वो अपने आप को बिल्कुल मैं कहूँ तो साधारण भाषा में साधु बताने की चेष्टा कर रहा है दिनेश।
जबकि चाइना की हकीकत किसी से छुपी नहीं है पूरी दुनिया में। और जैसा कि अभी राजेश जी कह रहे थे, मैं राजेश जी की बात से सहमत हूं कि चाइना एशिया का नेतृत्व करना चाहता है, उसके मंसूबे बड़े बड़े हैं, वो पूरी दुनिया पे शासन करना चाहता है। लेकिन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को अब ये बात समझनी होगी कि वो शासन करेंगे तो कहां करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस दुनिया को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन आए दिन हमें ऐसी खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि नई बैलिस्टिक मिसाइल बनी, नई मिसाइलों के परीक्षण हो रहे हैं, नए हथियार बनाए जा रहे हैं। और चाइना के बारे में कहें तो चाइना के बारे में तो अनमैन वेपन, जो कि इंसान के बिना भी ऑटोमेटिकली चल सकते हैं, ऐसी हथियारों के बनाए जाने की खबरें भी आती रही हैं। चाइना ने हाल में एक आर्टिफिशियल सन बनाया है। वो आर्टिफिशियल सन केवल भारत के लिए खतरा नहीं है, ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। और पाकिस्तान के मरी में हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन जब होता है, जब इस तरह की प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ की जाती है, उसके नतीजे क्या होते हैं। चाहे वो चाइना पुल बनाए, चाहे चाइना डैम बनाए, और चाहे चाइना अंतरिक्ष में कोई अनुसंधान करे, उसके नतीजे पूरी दुनिया को ही भुगतने पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया चाइना पर सख्ती करे। और थोड़ी सी एक यहाँ पर हमारे साथ में, चाइना के साथ में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि चाइना की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, चाइना की जो जासूसी एजेंसी है, वो पाकिस्तान के में जो अलग होते हैं, तो भारत में उनका इस तरह का जासूसी तंत्र नहीं है चाइना का। पाकिस्तान का जासूसी तंत्र का इस्तेमाल चाइना हमेशा से करता रहा है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान की बजाय, पाकिस्तान में जो हम फोकस किए हुए हैं उसकी बजाय चाइना पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे मुकाबले में कमजोर देश है और चाइना से हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। और जो चिकन नेक की बात है, जो कि सटी हुई सीमा है चाइना से, खास तौर पर उस तरफ ध्यान हमें केंद्रित करना होगा। दिनेश बिल्कुल, और ये हमारे लिए बहुत बेहद ज़रूरी भी है और अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजेश जी, जैसा कि अब बात करें हम कि अगर चाइना इस तरह के प्रयास कर रहा है, चाइना अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उसने दोस्ती भी की और गिफ्ट भी दे रहा है, अपनी जगह भी बना रहा है, अपनी सेना भी वहाँ स्थापित कर रहा है, भारत क्या उसको सीधे सीधे मना कर सकता है, रोक सकता है, या फिर कुछ ऐसी कूटनीतिक चाल हो जिसके जरिए इन चीज़ों को रोका जा सके या इस पर विराम लग सके? देखिए, दुनिया में किसी भी देश का किसी देश के साथ निवेश या किसी देश को मदद या व्यापार, उसको हम रोक नहीं सकते। तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम उनसे बेहतर और आसान शर्तों पे, चाइना यदि श्रीलंका को किन्हीं शर्तों पे उधार दे रहा है, तो हम भी तो उससे बेहतर शर्तों पे, उससे आसान शर्तों पे लॉन्ग रन का उधार दे सकते हैं, म्यांमार को दे सकते हैं। दूसरा देखिए कि म्यांमार की जो बॉर्डर है वो इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, लाओस से और थाईलैंड से लगता है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड का इस्तेमाल जो है म्यांमार के साथ में किसी गठजोड़ के लिए कर सकता है, और इनको मिला के हमको एक अलायंस बना सकते हैं इन चार देशों का। और इन चारों को हम जो है, हम जानते हैं कि लाओस और थाईलैंड भी चाइना के साथ बहुत सहज नहीं रहते हैं, म्यांमार भी चाइना के साथ बहुत सहज नहीं रहेगा थोड़े समय में। ये बात ठीक है कि वो अभी सैनिक सत्ता के साथ कुछ समझौते या हम जो वहाँ ड्राई डॉक बनाया है, जिसके कारण भारत एक तनाव महसूस कर रहा है। मुझे एक तो ये लगता है कि इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यांमार तो हमारा इतना फ्रेंडली कंट्री रहा है कि हम वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक जो है करते रहे, और वो म्यांमार की सरकार को बता के हमारी सेनाएं जो है वहाँ जाती रही, और उल्फा या दूसरे आतंकवादियों के विरुद्ध हमने वहाँ अभियान चलाए। तो म्यांमार तो बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न अस्थायी दोस्त होता है और न ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है। अस्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन जो कि हर कंट्री और का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो यदि म्यांमार को चाइना मदद का हाथ बढ़ा रहा है, तो उसका जवाब भी मदद से ही हो सकता है, कूटनीति और मदद से हो सकता है, व्यापार से हो सकता है। आज म्यांमार को बहुत सारे मदद की जरूरत है। म्यांमार की इकोनॉमी को बहुत जोल्ट लगा है। कोरोना टाइम में दुनिया की जो इकोनॉमी को समस्या हुई है, उनमें एक म्यांमार भी है। तो हम म्यांमार को मदद देकर
उसे अपने साथ और बेहतर करीबी ला सकते हैं। और अंततः हम ये बात समझे कि म्यांमार का हमारे साथ कोई सीमाई विवाद नहीं, लेकिन चाइना के साथ उसका है सीमाई विवाद। तो हम उस विवाद को भी जो है और उभार सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और म्यांमार और चाइना के बीच में दूरी पैदा कर सकते हैं। उसका उन चीजों को उभारने के लिए हम आसपास के जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं, बहुत तरीके से काम किया जा सकता है, और वो सारी बातें जो है ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना ही उन्हें चैनलों पे डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल। सौरभ, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर चाइना का अब नया रूप देखा हो तो वो काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीलंका वो पहुंचे है। श्रीलंका में चाइनीज राजदूत भारतीय एक हिंदू मंदिर में पहुंचे। वहां जो एक हिंदू मंदिर है वहां पर उन्होंने हिंदू वेशभूषा धारण की, प्रसाद बांटा, और वहां पर हिंदू समुदाय के जो लोग थे, जो बंगाल से रिलेटेड थे, उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की, उनको कुछ चीज़ें भी गिफ्ट की, नावें गिफ्ट की, मछली पकड़ने के बहुत आधुनिक सामान भी उनको दिए। वहीं अब म्यांमार को अगर लेकर बात करें तो म्यांमार और चाइना, क्या इनको सांस्कृतिक कुछ इनका जो मेल है वो शायद खाता है, क्योंकि वहाँ पर भी बौद्ध बहुत संख्या में हैं और चाइना में भी बौद्ध बहुत संख्या में हैं। तो वो क्या इस तरीके से किसी भी प्रकार से, यानी कि उसकी जो चाल है वो भावुक करके, बहला के, फुसला के, वो ये राजनीति तो नहीं चल रहा है कहीं कि इनको अपने कब्जे में लाया जाए या अपने कल्चर्स को इनसे रिलेटेड करके और फिर इनको भड़काया जाए, इस तरह की कोई प्लानिंग? दिनेश जी, मुझे लगता है कि राजेश जी इस विषय पर कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन राजेश जी कुछ कहें उससे पहले मैं थोड़ा आपका समय लूंगा। देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है वो निश्चित तौर पर बहुत सज्जन और उदारवादी दिखने की है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। वीगर मुसलमानों का मुद्दा हो या और भी दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, चूंकि हम चाइना के पड़ोस में हैं, चाइना एशिया का नेतृत्व करना चाहता है, तो भारत चाइना के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। अगर हमें चाइना को सबक सिखाना है तो व्यापारिक लिहाज से, हालांकि राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कुछ देर पहले कि आप ऐसा नहीं है कि किसी देश से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद कर दें, लेकिन नहीं, आप उसको कम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे दूसरे देशों से तालमेल बिठा सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है चाइना के पड़ोस में जो कि चाइना से किसी भी तरह दबाव में नहीं आता, और ताइवान भारत की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत स्थिति में अपने आप को पाता है। अमेरिकी संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और रशिया से भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे भारत के बहुत मधुर संबंध हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में चाइना यही चाहता है, चाइना की प्रायोरिटी यही है कि उसके जो भी काम है उसमें उसको भारत का साथ मिले। और अभी कुछ दिनों पहले जब कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो बैठक हुई, उसमें भी थोड़ा सा चाइना को खुशी हुई जब भारत ने भी कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कही और विकसित देशों पर थोड़ा सा दबाव बनाने की भी कोशिश की। तो चाइना की जो सोच है वो यही है कि उसे भारत का साथ मिल जाए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। दिनेश जी, राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि आपने जो कहा कि धर्म का, म्यांमार और चाइना का एक धर्म है। देखिए, चीन की सरकार जो कम्युनिस्ट सरकार है वो किसी धर्म को नहीं मानती। कम्युनिस्ट विचारधारा नो रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है। दूसरा, जो बौद्ध धर्म का जो रूप चीन के अंदर है और बौद्ध धर्म का जो रूप म्यांमार के अंदर है, बौद्ध धर्म उनमें भी थोड़ा सा अंतर है। तो धर्म के लेवल पे जो है बौद्ध धर्म में म्यांमार हमसे ज्यादा जुड़ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जन्मस्थली है भारत। तो बुद्ध की जन्मस्थली है भारत और वो उनके मुख्य देवता है। तो हम बुद्ध के माध्यम से, बुद्ध के विचारों के माध्यम से, बौद्ध धर्म के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के इस प्राचीनता के माध्यम से हम म्यांमार को जो है फ्रेंडली कंट्री और बेहतर फ्रेंडली कंट्रीज बना सकते हैं और हम आगे संबंधों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बीच में ये कहना चाहता हूँ। जी, लेकिन अब चूंकि बात अगर करें युद्ध पोतों को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है कि आखिर जो इतनी महंगी, जिस देश की इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, जिसका बजट इतना नहीं है, उनके पास आखिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों दी जा रही हैं? क्या इसको साजिश के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, वो तो निश्चित रूप से, मैं जो है शुरू में ही ये बात मैंने कहा कि ये साजिश
भी है और चीन की महत्वाकांक्षा भी है। ये महत्वाकांक्षा के तहत किया जा रहा कार्य है, उसको साजिश मान लें या ये जो है ये सोचिए दिनेश जी कि यदि भारत को विश्व शक्ति बनना है तो क्या, और यदि हम भारत और चीन के मामले में, तो हम क्या अपने पड़ोस में ऐसा नहीं कर रहे थे? चीन के पड़ोस हम भी कर रहे थे। तो चीन की महत्वाकांक्षा है, हम उसको साजिश के एंगल से नहीं देखते, उसके महत्वाकांक्षा के तहत वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं और उसको आपको रोकना है, काउंटर करना है। जब तक साजिश मांगेंगे तो साजिश के तहत हम साजिश करते रहेंगे, नहीं, हमें तो चीन का मुकाबला करना है। चीन सीधे चुनौती दे रहा है आपको कि हम तुम्हें तुम्हारे आसपास ही घेर के कमजोर करेंगे, और इसे एक गंभीर चुनौती मान के जो कदम उठाने चाहिए थे, पता नहीं क्यों हम श्रीलंका में भी चूक रहे हैं। अभी श्रीलंका डेथ थ्रेट में फंसा हुआ है। क्या हम, हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम श्रीलंका को जो है ये इस समय मदद देकर श्रीलंका को चीन के मामले में जो है अपने करीब लाएं? हम बांग्लादेश के मामले में भी जो है शेख हसीना जब तक बैठी है तो इस भरोसे में बैठे रहे कि शेख हसीना भारत की बहुत ही मजबूत दोस्त है, कल को वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और नई सरकार जो है भारत विरोधी हो जाए, तो हमें बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को कितना मजबूत करना है, इस दिशा में काम करना है। हमें लाओस के साथ संबंध बेहतर करना है, हमें थाईलैंड के साथ बेहतर करना है, और एशियान की कंट्री जो है वो तो चाइना से ऑलरेडी परेशान है, और उसमें से भारत की सीमाएं लाओस और थाईलैंड के साथ और म्यांमार के, ये म्यांमार की सीमाएं जिन देशों के साथ लगती है उसमें 3 देश तो एशियन कंट्रीज हैं, हम उनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, उस मंच का इस्तेमाल चीन के विरोध में, चीन की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि देखिए फॉरेन डिप्लोमेसी में जो है ब्यूरोक्रेट्स को जो बिठाया गया है हमारे विदेश मंत्री के रूप में, और उसके बाद से लगातार इस फ्रंट पे हमारे काम है ना, उससे मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डिप्लोमेसी अलग चीज है, ब्यूरोक्रेसी तो एक अलग तरीके से काम करती है। ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल बेहतर किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक तंत्र ज्यादा बेहतर काम करता है इस तरह के बृहत उद्देश्य को लेके, बृहत योजना को लेके। बिल्कुल। और जिस तरह से चीन अगर उनको एक युद्धपोत दे रहा है तो भारत को भी चाहिए कि उसी के पास में नजदीक में जाकर के एक अपना भी एक बेस बना लेना चाहिए कि चलिए भाई, एक तुमने बना लिया, एक हमने बना लिया। सौरभ, आखिरी कमेंट करना चाहूंगा। चीन ने अंतरिक्ष में मिसाइल स्थापित कर रखी है, ऊपर अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट है वो भारत की निगरानी कर रही हैं और भारत जैसे कई देशों की निगरानी कर रही हैं। अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण हो चुके हैं जिनके नतीजे दुनिया ने देख चुकी है। हमारे वायुमंडल में परमाणु परीक्षण हो चुके हैं और धरती के नीचे समुद्र में भी परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, और जिसके बाद में हम सभी ये जान चुके हैं कि परमाणु परीक्षण और परमाणु के नतीजे जो होते हैं वो नतीजे इंसानियत के लिए, मानवता के लिए कभी अच्छे नहीं होते। तो जरूरत इस बात की है, पूरी दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि परमाणु अप्रसार के रास्ते पर दुनिया आगे बढ़े। रोज रोज नई तकनीक के इजाद होने की खबर आना कोई अच्छी बात नहीं है, और वो भी तकनीक ऐसी जो विध्वंसकारी तकनीक है। मुझे कहीं से इस तरह की खबरें भी आई, इंटरनेट पर मुझे इस तरह की सामग्री भी मिली कि अब सैनिकों को लड़ने के लिए एक कुछ आर्टिफिशियल सैनिक बनाए जा रहे हैं, और आर्टिफिशियल सैनिक चीन में इस तरह के होंगे जिन्हें महीनों तक भूख नहीं लगेगी, जिन्हें महीनों तक प्यास नहीं लगेगी, और संकरित वर्ण के जरिए इस तरह के जो है इंसान कहें, जानवर कहें, उन्हें अभी अब क्या कहें ये भी समझ नहीं आता, लड़ाई के लिए इस तरह के विध्वंसकारी आविष्कार करना कहीं से कहीं तक मानवता के लिए हित में नहीं है। जरूरत इस बात की है कि शांति और सद्भाव के रास्ते पर सभी देश एकजुट होकर आगे बढ़े। दिनेश, बिल्कुल। और शांति सद्भाव भारत आगे लेके बढ़ता है, लेकिन भारत को वो चीजें कभी कभी भारी भी पड़ जाती हैं। आखिरी कमेंट राजेश जी आपका। देखिए हमारी विदेश नीति में जो है घोषित है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बातचीत से, समझौतों से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीन के साथ जो है वो दौर बीत चुका है, और 62 चीन अपनी तरफ से रिपीट करे, उससे पहले भारत को उसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और हमें याद होगा कि जब जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत को जो है चीन को अपना एनिमी नंबर 1 मान के तैयारी करना चाहिए। जिस समय भारत के राजनीति में भी इस पर विवाद हुआ था और कुछ अन्य देशों से भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी,
आज भारत का मुख्य दोस्त जो है, जो भी हो, लेकिन आज मुख्य दुश्मन चीन है। हमें इस रणनीति पे और पाकिस्तान से दूर हटके देखने की जरूरत है। पाकिस्तान पर हमने बहुत डाल लिया, अब हमें चीन के मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह से म्यांमार में चीन ने जिस तरह से ड्राई डॉक का निर्माण किया है, उससे भारत की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। लेकिन अब भारत को भी अपनी रणनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि चाइना जो अपनी मंसूबों को अंजाम देना चाह रहा है, वो अंजाम उसके पूरे ना हो और भारत कम से कम चाइना पर दबाव बना पाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।